बेहतर और उतना आसान नहीं होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि भगवान इंसान बन सकता है तो इंसान भगवान क्यों नहीं बन सकता है। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है ये भली भांति आप समझते हैं। कुमार विश्वास जी के वो मुक्तक जो हमेशा हम सभी को प्रेरित करते हैं, जब आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ, ईश्वर कहलाना सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के हक़ की बात है, उन्हीं की किस्मत की बात है जिनके अंदर सहनशीलता हो, जिनके अंदर त्याग की भावना हो और विषम परिस्थिति में वो कितना अपने आप को सामान्य रख सकते हैं कि मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हमारे साथ आज एक ऐसे ही महान डॉक्टर, या कह सकते हैं कि एक इतने प्यारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी, जो लगातार अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देते चले जा रहे हैं और लगातार लोगों को लाभान्वित करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर एसके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद। जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं और आपसे भली भांति वाकिफ़ हैं, क्योंकि लगातार आपके इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हैं, और ख़ास बात यह है कि एक जो दायित्व ईश्वर ने आपको दे रखा है लोगों की सेवा करने का, वो निरंतर आपके द्वारा किया जा रहा है। तो इस नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने डॉक्टरों के लिए जितने अच्छे शब्द कहे। यहाँ पे बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हों को ईश्वर का काम करने का मौका मिलता है। हम डॉक्टर बिल्कुल भी भगवान नहीं हैं, हम बिल्कुल भी ईश्वर नहीं हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम महाकाल बाबा के वो भक्त हैं जिनको उन्होंने जनमानस की सेवा करने के लिए चुना है। भगवान एक ही है, हमारे महाकाल बाबा, बाकी हम लोग सब उनके भक्त हैं। ये बोलते हुए कल जो डॉक्टर्स डे है उसको हमारे आईएमए के तरफ से हमने एक मुहिम चालू करी है। कल एक हमारा फंक्शन भी है कि हम इसको शहीद दिवस के तौर पे मनाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना की इस जंग में 2000 के ऊपर डॉक्टर मर गए, 2000 के ऊपर डॉक्टर परलोक सिधार गए, जिन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती थी कि हमारा पूरा मेडिकल साइंस जो कोरोना के से लड़ने के लिए पहले दिन से लगा हुआ था, वो भी इन डॉक्टरों को बचाने में असमर्थ रहा, क्योंकि ये एक चाइना का दुनिया पे अटैक है। ये एक चाइनीज़ वायरस है जिसने हम डॉक्टर्स को भी संक्रमित किया और हम लोग नहीं बच पाए। तो कल शहीद दिवस के नाम पे हम इन दिलेरों को, इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, इन 2000 के ऊपर डॉक्टरों को, और इस प्रकार हम डॉक्टर्स डे कल मनाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। आपने जिस तरीके से कहा है कि डॉक्टर ने अपने आप को और अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है, उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, वो भी चाहते हैं कि जब भी वो अपने घर में आएँ तो वो अपनी धर्मपत्नी के साथ हों। सर देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे अभिनेताओं के इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, तो आपने पाया होगा कि बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी त्रासदी उनके साथ होती है तो उनके माता पिता कहते हैं, मान लीजिए बहन की आंखें नहीं हैं, कि बड़े होकर आपको डॉक्टर बनना है और जब आप डॉक्टर बनेंगे तो पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि डॉक्टर बन पाना इतना आसान नहीं हो पाता है, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो फिल्मों में वो चरित्र निभाने लगते हैं डॉक्टरों के। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो दर्शक, हमारे युवा दर्शक खास तौर पर आपको देख पा रहे हैं, कि क्या डॉक्टर बनना वास्तव में बहुत कठिन है? देखिए, डॉक्टर बनना, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है कि कठिन है, क्योंकि लाखों लोग उस परीक्षा में बैठते हैं जिसमें कुछ 100 या कुछ 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। डॉक्टर बनना एक बहुत ही कठिन काम है, मगर असंभव नहीं है। यदि आप मेहनत करें, आप लगन के साथ लगे रहें, तो जो लगन के साथ लगे रहते हैं, 1 साल 2 साल अगर यदि पढ़ाई करते रहते हैं पूरी लगन के साथ, तो डॉक्टर अवश्य बन पाते हैं। और डॉक्टर बनना के लिए एक आपके अंदर से भावना और एक जुनून होना चाहिए जन सेवा का, तभी आप डॉक्टर बने। इसको आप एक ऑक्यूपेशन या पैसा कमाने का जरिया यदि समझते हैं तो डॉक्टर ना बने, क्योंकि डॉक्टरी में पैसा एक बहुत सेकेंडरी बात होनी चाहिए। मरीज के प्रति आपका जो कर्तव्य है, हम लोग कहते हैं अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, मतलब एक जो डॉक्टरी का छात्र रहता है वो जीवन भर एक छात्र रहता है कि वो कुछ ना कुछ नया हर रोज सीखता है। तो यदि आप में जिज्ञासा है, सीखने का जुनून है, जन सेवा का जुनून है, तो आप अवश्य डॉक्टर बने। इससे अच्छी प्रोफेशन मुझे कुछ लगती नहीं है। मगर हाँ, बिना जुनून के डॉक्टर बनने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही बात है कि बिना जुनून के तो किसी भी पैशन को फॉलो करने का ही कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन सर फिर भी एक जानने और समझने वाली बात ये होती है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं मूलतः। एक यदि बेहतर है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसके भी 2 पहलू हैं। एक यदि बेहतर है तो हो सकता है दूसरा उतना बेहतर ना हो। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, समझाया और सिखाया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी आपको और हमको देखने मिले हैं जहाँ पर लोगों ने
आपदा को अवसर में तब्दील किया था, लेकिन आपके द्वारा जो लगातार सेवाएं दी जा रही थी, कोरोना काल आपके लिए कितना कठिन और कितना बेहतर रहा है उस दृष्टि से कि आपने लोगों की बहुत सेवाएं की हैं? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मैंने अपने अस्पताल में पहले वेव में भी और दूसरे वेव में भी मरीजों को एडमिट किया। मैं खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, स्किन स्पेशलिस्ट हूं, बट जब मैंने देखा कि मेरे जबलपुर शहर में बिस्तर ही नहीं है, मेरे परिवार के खुद मेरी माताजी बीमार हुई जो कि 60 साल की ऊपर थी, डायबिटिक थी, मेरे छोटे बच्चे जो कि 11 साल के थे, ट्विंस, वो बीमार हुए, मेरी धर्मपत्नी बीमार हुई, सबको कोरोना में ही लेके गया क्योंकि मैं ओपीडी पहले दिन से चालू रखा था। तो मैंने कहा अब ये डरने का या भागने का समय नहीं है। जब हमारे खुद के लोग और हमारे शहर के लोग बीमार हो रहे हैं तो मैंने अपने पूरे अस्पताल को कोरोना सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। आपका कहना ठीक है, आपदा में अफसर बनाया गया, गरीबों के साथ जो हुआ कई जगह उसके साथ तो हम सब लोग सहमत नहीं हो सकते, मगर ये जबलपुर का दुर्भाग्य इसलिए था क्योंकि मैं बार बार अपील करता रहा। भोपाल में, इंदौर में सरकार ने बड़े बड़े अस्पतालों को टेक ओवर कर लिया था, प्राइवेट अस्पतालों को, और वहाँ निःशुल्क इलाज चल रहा था। कोरोना के लिए कोई भी रईस अमीर कोई तैयार नहीं। मैं आज भी अपील करता हूँ, कोरोना का इलाज शुरू से आखिरी तक निःशुल्क होना था। जब आपने उसको निःशुल्क नहीं किया, जब आपने अस्पताल के ऊपर डाल दिया और अस्पताल को हर चीज आपने 4 गुना रेट पे कर दी, खाना महंगा मिल रहा है, पीपी किट महंगे मिल रहे हैं, जीएसटी 18% मिल रहा है, तो जो एक भाव जुड़ा था कि हम, जो कई डॉक्टरों को लगा कि भाई हमारी जान भी खतरे में है, हमारे लिए कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, हमको हर चीज महंगी मिल रही है, तो वही चीज थोड़ी सी ट्रांसलेट हुई। सेवा भाव कई जगहों पे नहीं रह पाया, मगर फिर भी जान है तो जहान है भाई साहब। जब अपने सरकार उतने बिस्तर नहीं दे पाई तो प्राइवेट सेक्टर सामने आए। जबलपुर की बात करें तो सरकारी सेक्टर से हमें 1000-1200 बिस्तर मिले, प्राइवेट सेक्टर से 2000 बिस्तर मिले। अब जिंदगी रही तो आदमी पैसा फिर कमा लेगा। जिसके पास बिल्कुल धन नहीं था उसके लिए सरकार को और बेहतर व्यवस्थाएं अभी भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, खैर सरकार ने भी कहा है 3rd वेव आने वाली है, और मेरी समझ में जिस गति पे वैक्सीनेशन चल रहा है 4th 5th वेव भी आ सकती है। तो अपन अभी भी क्या तैयारी करके बैठे हैं? तो हमें गरीबों के लिए सिर्फ आपने थोड़ा उनको अनाज दे दिया, थोड़ा आपने अपना इवेंट कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, दिखावा नहीं, असली तैयारी। और कोरोना का इलाज बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। जो भी मरीज का बिल है उसको सरकार को पे करना चाहिए, सरकार को उसका उसका उठाना चाहिए और वहन करना चाहिए। और सालों बाद हमें एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली, इतनी बड़ी मेजॉरिटी वाली सरकार मिली है लगातार 2 बार, उसको और ज़्यादा करना चाहिए लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात है कि बुरे उदाहरण तो वैसे भी कभी उदाहरण होते ही नहीं हैं, क्योंकि यदि बुरे उदाहरण होते तो हम भी अपने बच्चों को ये नहीं समझाते कि आप आगे चल के डॉक्टर अमरेंद्र की तरह बनिएगा और लोगों की सेवाएं कीजिएगा। ऐसे वक्त में सूरज दादा जी के वो मुक्तक याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हवेली में बड़े ही खौफ लाचारी से जलती है, शमा एक झोपड़ी में कितनी खुददारी से जलती है। हवेली में बड़े ही खौफ लाचारी से जलती है, शमा एक झोपड़ी में कितनी खुददारी से जलती है। हमारी बस्तियां कब खाक हो जाएं नहीं कुछ तय, हमारी बस्तियां कब खाक हो जाएं नहीं कुछ तय। अमीरों के यहाँ सिगरेट भी तैयारी से जलती है। ऐसे वक्त में जब आप अपनी निरंतर सेवाएं देते चले जा रहे हैं, आपने वो विषम परिस्थितियां भी देखी हैं जब लोगों ने इसको आपदा को अवसर में बदला। पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूं मैं आपसे, लेकिन फिर भी एक बात मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो 3rd वेव आने वाली है जैसा कि कहा जा रहा है और आएगी निश्चित तौर पर, तो किस तरीके से आपने अपनी तैयारियाँ कर रखी हैं, या लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहते हैं कि नहीं आपको यहाँ पर सतर्क होना चाहिए? देखिए, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मगर 3rd वेव या जो भी वेव आती है वो सिर्फ मास्क के नहीं उपयोग की वजह से नहीं आती है, वो वेरिएंट की वजह से आती है। डेल्टा प्लस आ चुका है, इसके पहले भी बीटा वेरिएंट था जिसकी वजह से 2nd वेव आई। सिर्फ एक चीज़ हमें बचा सकती है, वो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की ज़रूरत हमें, मेरे हिसाब से नहीं, ये डॉक्टर फौशी सबका कहना है जो इंटरनेशनल हमारे साइंटिस्ट हैं, कि भारतवर्ष को कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगानी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक दिन 80 लाख लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम पूरी दुनिया में एक नंबर 1 ना, तब भी नंबर 1 नहीं हुए थे आप, ये मीडिया को भी नहीं पता है। चाइना 7 दिन 2-2 करोड़ वैक्सीन अपने लोगों को लगा चुकी है, 40% पॉपुलेशन उनकी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो अपन को अभी भी 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे पे पहुंचना है। मध्य प्रदेश को 10 लाख वैक्सीन रोज पे पहुंचना है, एक दिन 16 लाख और उसके अगले दिन 5000 पे नहीं पहुंचना है। 7 दिन 24 घंटे वैक्सीनेशन होना चाहिए। हमने प्राइवेट अस्पतालों में मुहिम करी है कि हमें फ्री वैक्सीनेशन दो, हमें पेड वैक्सीनेशन नहीं लगानी। तैयारी के लिए हमने बूथ्स बनाए थे कि जिसमें फ्री वैक्सीनेशन लगेगा, वो हमें दी नहीं गई। हमें बोला जा रहा है कॉर्पोरेट कंपनियों से 700-800 रुपए की वैक्सीन लेके लगाएं, वो हम इंटरेस्टेड नहीं है उनके एजेंट या दलाल बनने में। और हमने सारे बिस्तरों को अपने मुख्यतः
ऑक्सीजन बेड बना दिया है। एक हमारे डॉक्टर गौर साहब ने, अमित गौर साहब ने ऑक्सीजन प्लांट चालू किया जहां से ऑक्सीजन मिलेगी। और बच्चे इसमें खतरे में माने जा रहे हैं थर्ड वेव में, तो उनकी दवाइयां, उनके मास्क, इस सब की हमने तैयारी तो करी है। बट वेव कितनी भीषण होती है, जैसे पहले होता था कि भाई हमारे बिस्तर 50 हैं और दिन के हमारे पास 150 मरीज आ रहे हैं, तो यदि वैसी वेव आई तो फिर वही है, सब भगवान भरोसे, महाकाल के भरोसे रहेंगे। सर अब देखा तो ये भी जाता है कि देखिए आम जनता बहुत है, और एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी और आप मानते होंगे चूंकि आप इस फील्ड से जुड़े हैं कि वकील साहब और डॉक्टर साहब कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं अपनी तरीके से। रोज़ आप लोग अभ्यास करते हैं, नित नए पेशेंट्स आपके सामने आते हैं और उनको देखना एक नया अनुभव होता है, हर दिन चैलेंजिंग होता है। आपके लिए डॉक्टर बनना और इस अनुभव को जी पाना कितना चुनौतीपूर्ण है? विश्वास मानिए, अधिकतर डॉक्टर जो हैं, जैसा आपने बोला कि खराब चीजों को हम एग्जाम्पल नहीं मानते, तो अधिकतर डॉक्टर जो हैं इसी जज्बे के साथ लगे हुए थे कि क्योंकि कितना पैसा तुम किसी को दे दोगे। एक 55 साल 60 साल का डॉक्टर, वो अपनी पूरी जिंदगी में कमाई कर चुका है, घर भी है, बंगला भी है, शौहरत भी है, बच्चे भी सेटल हो गए, वो गए कोरोना वार्ड में, वो बीमार हुए, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। या महाकाल बाबा की दया से हम लोग, मेरी उम्र कम है बट हम भी सेटल्ड हैं, तो हमें ये कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी कोरोना में जाने की जरूरत थी। हम जिंदा रहेंगे तो हम और प्रैक्टिस करके पैसा कमा लेंगे। बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भावना थी कि नहीं, अगर यदि हमने अभी हमारी जनता के साथ खड़े नहीं हुए तो हम अपने एने को कैसे देखेंगे, रात को हमें नींद कैसे आएगी। और उसी जज्बे के साथ लोग उतरे। 20-20, 25-25 साल के मेडिकल स्टूडेंट भी परलोक सिधार गए, शहीद हो गए। 60 साल के ऊपर के डॉक्टर्स भी, यदि हम जबलपुर की बात करें, डॉक्टर क्षितिज भटनागर, डॉक्टर चौबे साहब, डॉक्टर चौबे मैडम, हमारे रॉय चौधरी साहब, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हमारे बीच अब रहे जो कि बहुत, डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी साहब, जबकि आशुतोष वाजपेयी साहब अपने अस्पताल में कोरोना का इलाज नहीं करना चाहते थे, उनको फोर्स किया गया कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप एमडी मेडिसिन हो। इतने मृदुभाषी व्यक्ति, वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे प्रशासन से कि नहीं भाई, हम डायबिटीज है हमको, अगर हमें कोरोना हुआ तो हम नहीं बच पाएंगे। और अंत में वही हुआ, उनको कोरोना हुआ, 20 दिन 25 दिन वेंटिलेटर पे रहे और एंड में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कितना पैसा दे दोगे उनके परिवार को, कितने पैसे में आप बोलोगे कि आपके, हमारे वाजपेयी साहब की जो शहीदी है उसको आप कितने में आपोगे। तो ये थोड़ी क्या है, हाइप भी ज्यादा कर दी गई कि कमाया, कुछ लोगों ने कमाया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कहीं जहाँ धुआं होता है वहाँ आग तो आती है, बट वो एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल हमारे मेडिकल कॉलेज के वो लोग हैं जो उसी तनख्वाह पे काम किए, उनको कुछ एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिली। एग्जाम्पल वो नर्सें हैं जो रात रात भर बिना जगह काम की और कई वो भी शहीद हो गई। वो वार्ड बॉय है, वो सफाई कर्मचारी है जिसका हम नाम तक नहीं जानते। डॉक्टर तो सामने आते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को सब जानते हैं, बट जो क्लास 3 क्लास 4 जिनका कई बार हमसे ज्यादा रोल था, उनको 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला। वो ऑक्सीजन ऑपरेटर है जो 2 सिलेंडर बचते थे, फोन करता था सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, 2 सिलेंडर बचे, किसी तरह से कम ज्यादा करके ऑक्सीजन चलाता था। मेडिकल कॉलेज विक्टोरिया के डॉक्टर्स, स्टाफ, तो ये सब हीरोज हैं। ये लड़ाई कोई एक हीरो नहीं होता, वो तो एक किसी के नाम पे लड़ाई फेमस हो जाती है। एक एक सैनिक, एक एक छोटा व्यक्ति, एक एक बड़ा व्यक्ति, हर कोई जरूरी होता है। तो ये लड़ाई भारतवर्ष ने लड़ी है, लड़ाई आगे भी लड़ेगी। कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, लेकिन ये देश बचेगा क्योंकि इसमें आपके और हमारे जैसे लोग जिंदा हैं। और इसलिए बचेगा आपके पत्रकार बंधु। जब सबसे पहली वैक्सीनेशन चालू हुई, मैंने आवाज उठाया था कि जैसे डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं, पत्रकार भी पहले दिन से निकल रहे हैं। कितने पत्रकार बंधु शहीद हुए। आप नहीं होते तो कोई सरकार पे प्रेशर ही नहीं बनता कि भैया यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या। आप सबसे बड़ा आईना हो सरकार का, बाकी तो सब डरते हैं सरकार से। तो आप लोगों को भी मैं आज सलाम देना चाहूंगा डॉक्टर्स डे के दिन कि आप लोगों ने भी जो दिलेरी दिखाई है, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं कि जवाबदारी बनी है सरकार पे, हर एक पे जवाबदारी बनी है और आज जीतेंगे हम इस कोरोना की जंग से। ठीक है, कुछ और जाने जाएंगी अगर हम वैक्सीनेशन, टीकाकरण सही पेस पे नहीं कर पाएंगे, वो जानों को तो महाकाल बाबा ही बचा सकते हैं। बट अब जो होगा देखा जाएगा, लड़ेंगे अंत तक, जीतेंगे जरूर, चाहे अभी जीतें चाहे 1 साल बाद जीतें, बट जरूर जीतें। बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि कुमार विश्वास साहब ने अपनी पंक्तियों में कहा है कि हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। देखिए, आप तो दिया हैं, दीपक हैं, और पत्रकार बंधु जिनकी आपने चर्चा की है वो भी दीपक लगातार प्रज्वलित होते रहते हैं, और हवाएं जो मुसीबत की आती रहती हैं वो आपकी ज्वाला को कम नहीं कर पाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से जिस जीवन को आप लोग जी पा रहे हैं और जितनी सेवाएं आप लोग अपने द्वारा कर पा रहे हैं, ये बहुत महनीय बात होती है। जो नवागत डॉक्टर साहब अब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, उनको आपके ज़रिए जो संदेश दिया जाएगा वो क्या है?
देखिए, मैं मेरे जूनियर से यही कहना चाहूँगा, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो नाम, जो इज्जत, जो शोहरत और जो ताकत ईमानदार डॉक्टर को मिलती है वो किसी और प्रोफेशन में संभव ही नहीं है। आज यहाँ समय कम है, नहीं तो मैं अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता, अपने पर्सनल अनुभव बताता कि ऐसे ऐसे काम मेरे करोड़ों रुपए के मुफ्त में हो गए, जिसके लिए लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो काम नहीं हुए, क्योंकि कुछ मेरे पिताजी दादाजी भी डॉक्टर थे, उनके बहुत सारे अच्छे कर्म थे और वो चीज हमने सीखी। तो पैसे के पीछे मत भागो, बहुत उत्तम कार्य के पीछे भागो, फॉलो एक्सेलेंस। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप उत्तम डॉक्टर हैं, पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर भागते ही रहोगे, भागते भागते खत्म भी हो जाओगे। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत, नाम और शोहरत बहुत कम लोग कमाते हैं। आप डॉक्टर इज्जत, नाम और शोहरत कमाने के लिए बने हो, उसी पे ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमरिंदर जी ने बताया है कि किस तरीके से आपको सेवा करनी चाहिए, ऐसे वक्त में सूरज दादा जी के वो मुक्तक याद आते हैं जो अंत में हर आदमी को कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं कि ना ही दौलत, ना ही ताकत, ना शोहरत लेके जाएगा, ना तख्तो-ताज, ना कोई हुकूमत लेके जाएगा। ज़मीन व आसमां के दरमियान बस एक ही सच है, वही जिंदा रहेगा जो मोहब्बत लेके जाएगा। तब तक के लिए बने रहे आपके अपने SK न्यूज़ के साथ।